आप में से बहुत से छात्र ऐसे होंगे जो वर्ष 2025 के अलावा वर्ष 2026 की भी अलग अलग लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं हैं उन्हें देने जा रहे होंगे। आपकी एक महत्वपूर्ण चुनौती है कि करंट अफेयर्स के सेक्शन को किस प्रकार से तैयार किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने एक सीरीज लेकर के आए हैं जिसका नाम है टारगेट पीसीएस रिवीजन सीरीज। इस सीरीज में हम महीनेवार तरीके से करंट अफेयर्स पर आपके साथ चर्चा करेंगे। जैसे कि इस प्रोग्राम में हम नवंबर 2024 की घटनाओं को सामान्यतः कवर करने जा रहे हैं। ये घटनाएं राजनीतिक, आर्थिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कोई खास स्थान, इन सभी चीजों से जुड़ी हुई होंगी। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं चर्चा की, जो कि वर्ष नवंबर 2024 में सामान्यतः चर्चा में रही थी। एक घटना जो लगातार चर्चा में रही थी उस समय, वो थी राष्ट्रपति भवन में कोणार्क व्हील्स की स्थापना। जब हम कोणार्क व्हील्स की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उससे जुड़े हुए हैं और ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं। इनको हम कोणार्क व्हील्स के नाम से जानते हैं, जो कि कोणार्क सूर्य मंदिर की एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को परिलक्षित करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि कोणार्क सूर्य मंदिर का विशिष्ट सांस्कृतिक महत्व है, वो भारत की एक विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थापित है। चर्चा में ये इसलिए रहा है क्योंकि राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में इसकी स्थापना हुई है। किसकी स्थापना हुई है? कोणार्क व्हील्स की 4 बलुआ पत्थर की जो प्रतिकृतियां हैं, यानी उनके जो नमूने हैं, वो राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में स्थापित किए गए हैं। कोणार्क मंदिर के अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1984 में जो यूनेस्को है उसके द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, उसे घोषित कर दिया गया था। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जितने भी धरोहर स्थल हैं उनकी पहचान करने की एक प्रमुख एजेंसी है। अगर हम इसके निर्माण की बात करें, कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात करें, तो ये इसका निर्माण किस वास्तुकलात्मक शैली में हुआ है? एक विशिष्ट क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली में इसका निर्माण हुआ है, जिसे हम जानते हैं ओडिशा मंदिर वास्तुकलात्मक शैली। कई बार इसको कलिंग वास्तुकला शैली के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, तो इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। कब करवाया था? 13वीं शताब्दी में करवाया था। नरसिंह देव प्रथम का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1238 से 1264 तक रहा था। ये किस राजवंश के शासक थे? ये पूर्वी गंग राजवंश के शासक थे, जिसे कई बार रूधि गंग या प्राची गंग के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक प्रमुख भारतीय शाही राजवंश था जिसने कलिंग पर शासन किया था। कलिंग का क्षेत्र आप देखेंगे कि कहां पर पड़ता था? मुख्यतः ओडिशा में पड़ता था। ओडिशा का जो तटीय क्षेत्र था और उससे अंदरूनी इलाकों में भी इसका विस्तार था। और ये जो पूर्वी गंग राजवंश था, इसने कलिंग पर 5वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक सामान्यतः शासन किया था। तो यहां पर इसके बारे में सामान्य बात हो गई। अब हम कोणार्क सूर्य मंदिर की और विशेषताओं को देखते हैं। आप जानते हैं कि जब हम मंदिर वास्तुकलात्मक शैली की बात करते हैं, तो अगर इसका ये ढांचा है, इसका ये आधार है और ये यहाँ पर गर्भगृह है। गर्भगृह कौन सा स्थान होता था? वो स्थान होता था जहां पर किसी मंदिर के प्रमुख देवता की मूर्ति स्थापित होती थी। और इसी के ऊपर जब हम किसी संरचना का इस प्रकार से निर्माण करते थे, अगर इस शैली में, वक्राकार शैली में अगर हम शिखर को खड़ा करते थे, तो हम इसको क्या कहते थे? नागर शैली के मंदिर के रूप में परिभाषित करते थे। और अगर ये जो शिखर है ये इस प्रकार से जाता था, इस प्रकार से ऊपर आगे की तरफ बढ़ता था, तो आप इसे किस शैली के रूप में व्याख्यायित करते हैं? इसको हम द्रविड़ शैली के रूप में व्याख्यायित करते हैं। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो विशिष्ट क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो कि उड़ीसा वास्तुकलात्मक शैली के रूप में आप इसको परिभाषित करते हैं। तो आप द्रविड़ शैली में ये जो हम शिखर बनाते थे, तो इसे हम किस रूप में व्याख्यायित करते थे? इसको हम विमान के रूप में व्याख्यायित करते थे। तो इसी तरह से गर्भगृह के ऊपर जो कोणार्क के सूर्य मंदिर में हमने संरचना खड़ी करी, यानी जो विमान हमने खड़ा किया, इसके ऊपर यानी यहाँ पर बिल्कुल शिखर पर ऊपर एक और संरचना होती थी। एक ऊंचा टावर हुआ करता था जिसको हम रेखा देउल के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? रेखा देउल के नाम से। इसे 19वीं शताब्दी में ध्वस्त कर दिया गया था। तो इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता हुआ करती थी रेखा देउल। इसके अलावा कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसके पूर्व की ओर जगमोहन, जैसे कि
आप जानते हैं कि जब गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले कई बार एक बहुत चौड़ी जगह हुआ करती थी जहां पर काफी लोग भक्तजन बैठते थे, जिसको हम मंडप के नाम से जानते हैं। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर में जो मंडप है, यानी जो दर्शक कक्ष है, उसको किस नाम से जाना जाता था? जगमोहन। तो पूर्व की ओर जगमोहन अपने पिरामिड आकार के रूप में यहां पर स्थापित है। इससे पूर्व की ओर नट मंदिर, जहां पर वस्तुतः नृत्य होता था, नृत्य हॉल इसको कहा जाता था, जिसकी वर्तमान में छत नहीं है, एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। ये सामान्य विशेषताएं इस कोणार्क के सूर्य मंदिर की हमने बात कर ली है। अब अपनी अगली घटना पर चलते हैं। अगली घटना हमारी कौन सी है? विश्व में प्रथम चुनौती पहल। ये एक महत्वपूर्ण पहल है। विश्व में प्रथम चुनौती पहल। ये किसकी पहल है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारतीय वैज्ञानिकों को प्रेरित करना। और प्रेरित किस तरह से करना? किसके लिए प्रेरित करना? इसलिए प्रेरित करना ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी जो जटिल समस्याएं हैं उनके इनोवेटिव, यानी बहुत ही नवाचारी, अभिनव समाधान में विकसित कर सके। इस तरह से उनको प्रेरित करना विश्व में प्रथम चुनौती पहल के माध्यम से। इसका मुख्य टारगेट क्या है? मुख्य टारगेट यह है कि बायोमेडिकल अनुसंधान में, रिसर्च में ऐसे विचारों को बढ़ावा दिया जा सके जो कभी भी पहले विश्व स्तर पर नहीं अपनाए गए हों। इसलिए इसका नाम दिया गया है विश्व में प्रथम चुनौती पहल। तो अपने आप में एक बड़ी पहल है। प्रस्तावों में नवाचार यानी इनोवेटिव और प्रभावशीलता के साथ साहसिक शोध विचार, जो रिसर्च आइडियाज हैं, उनमें शामिल होने चाहिए, जो वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार की क्षमता को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये पहल भी आप विशेष रूप से याद रखिएगा। इससे संबंधित पहल जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जा सकते हैं। किसके द्वारा शुरू की गई है? मुख्य उद्देश्य क्या है विश्व में प्रथम चुनौती पहल के? आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण गांव पर बात करते हैं जिसका नाम है दुधमारस गांव। ये कहां पर पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बस्तर जिले का एक गांव है जिसका नाम है दुधमारस। चर्चा में क्यों आया है? चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इसको चुना गया है। और ये किसके द्वारा चुना गया है? इसको संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा चुना गया है। और किसके तहत चुना गया है? ग्रामीण विकास के लिए जो संयुक्त राष्ट्र पर्यटन कार्यक्रम के तहत चुना गया है। तो किसके तहत चुना गया है? ग्रामीण विकास के लिए जो संयुक्त राष्ट्र पर्यटन कार्यक्रम है उसके तहत चुना गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा चुना गया है, ताकि ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में स्थापित हो सके और धीरे धीरे इसको किसके रूप में? एक महत्वपूर्ण पर्यटन गांव के रूप में डेवलप किया जा सके। तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसी क्षमताएं होंगी जो इसने प्रदर्शित की होंगी कि इसको एक महत्वपूर्ण पर्यटन गांव के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ा जाना चाहिए। तो इसके बारे में सामान्य विशेषताएं जान लेते हैं। ये कहां पर स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर यह स्थित है। ये घने वनों, कांगेर नदी और समृद्ध जैव विविधता से घिरा हुआ है, बायोडायवर्सिटी से घिरा हुआ है। एक प्रमुख पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल की क्षमता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसकी जो जैव विविधता है, इसके आसपास का जो एरिया है वो जैव विविधता के दृष्टिकोण से बेहद खास है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जनजाति का आवास भी है जिसको हम ध्रुवा जनजाति के नाम से जानते हैं। तो अगर इसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो भी पर्यटक आएंगे उनके लिए आवास, पारंपरिक भोजन और निर्देशित पर्यटन के माध्यम से जो प्रामाणिक आदिवासी जीवन का अनुभव है वो देने का एक अवसर प्राप्त होगा। और यही कारण है कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इसको संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा चुना गया है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की बात करें तो 1975 में स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में है। जिम्मेदार, सतत और सुलभ पर्यटन को यह बढ़ावा देता है। भारत सहित वर्तमान में इसके लगभग 160 सदस्य हैं। जब भी आप एग्जामिनेशन में जाएं तो सदस्यों की संख्या को वेरीफाई करके जाएं, क्योंकि सदस्यों की संख्या में ऊपर नीचे होता रहता है। वर्तमान में इसके 160 सदस्य देश हैं। पर्यटन नीति के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है और पर्यटन को सतत विकास के 2030 एजेंडे के साथ अलाइन करने का प्रयास करता है। आप जानते हैं कि
अगर हम सतत विकास की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत यह भी महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि टूरिज्म को इस प्रकार से बढ़ावा दें ताकि वो किसी भी क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करे। और इसलिए सतत विकास के एजेंडे के साथ पर्यटन को संरेखित करने के लिए अलाइन करने के काम भी ये करता है ताकि 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, उसके तरफ भी आगे बढ़ा जा सके। एसडीजी का जो लक्ष्य है 8.9 वो सतत पर्यटन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो ये सामान्य बात हुई। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ी हुई है। और नवंबर 2024 की सामान्यतः अगर हम बात करें तो वहां पर 7वां भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श आपको देखने को मिलेगा। और ये परामर्श इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें जर्मनी की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया गया वो वहां के चांसलर के द्वारा किया गया और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिनिधित्व किया 7वीं भारत जर्मन अंतर सरकारी परामर्श में। कहां पर यह परामर्श हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इसका आदर्श वाक्य क्या था? नवाचार, गतिशीलता और स्थिरता के साथ मिलकर आगे बढ़ना। नवाचार मतलब इनोवेटिव, इनोवेशन के तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में हम इस प्रकार से समस्या समाधान की दिशा में आगे बढ़ें जो अपने आप में यूनिक हो और वहां की किसी भी समस्या के समाधान के अंतर्गत जो लोकल नीड्स है उसको ध्यान में रखा जाए। आप जानते हैं कि जब हम स्थानीय स्तर पर किसी समस्या का समाधान करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ इनोवेटिव चीज आ जाती है उस क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप। इसलिए इनोवेशन जरूरी है अगर आप किसी भी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, दो देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं। साथ ही स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, गतिशीलता बहुत जरूरी है, इसके साथ मिलकर आगे बढ़ना यह आदर्श वाक्य है। मुख्य फोकस इसमें किस पर रहा अंतर सरकारी परामर्श में? प्रौद्योगिकी, नवाचार यानी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन और रणनीतिक सहयोग। तो जर्मनी ने इससे पहले जब यह परामर्श हो रहा था तो जर्मनी ने भारत को एक स्पेशल स्टेटस भी प्रदान किया जिससे सैन्य खरीद के लिए जो त्वरित मंजूरी है वो मिल जाएगी। यानी जब सैन्य आदान प्रदान होगा, चाहे सैन्य चीजों का, सैन्य इक्विपमेंट का, हथियारों का आदान प्रदान होगा या भारत जर्मनी से हथियार मंगाना चाहता है तो अब उसके लिए त्वरित मंजूरी भारत को प्राप्त हो सकेगी। क्यों? क्योंकि जर्मनी ने भारत को क्या दिया? एक विशेष दर्जा प्रदान कर दिया, स्पेशल स्टेटस प्रदान कर दिया। इस बैठक की महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो इसमें कई महत्वपूर्ण पक्ष उभर करके आते हैं। एक आता है जर्मनी का भारत पर ध्यान दस्तावेज। कौन सा दस्तावेज? जर्मनी का भारत पर ध्यान दस्तावेज। यानी भारत पर ध्यान मतलब भारत पर फोकस करना। ये एक महत्वपूर्ण प्रारूप प्रस्तुत किया गया और इस प्रारूप में आप देखेंगे कि इन बातों पर ध्यान था कि किस प्रकार भारत और जर्मनी एक दूसरे के साथ सहयोग करके, कोऑपरेशन एस्टेब्लिश करके वैश्विक कल्याण, ग्लोबल वेलफेयर के लिए एक शक्ति के रूप में, एक पावर के रूप में काम कर सकते हैं। जैसे नवाचार और प्रौद्योगिकी नेतृत्व दुनिया को प्रदान करना, आपसी सहयोग के माध्यम से दुनिया को नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नेतृत्व, लीडरशिप प्रदान करना, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के अंतर्गत दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण नजीर बनना, एक महत्वपूर्ण अगर हम दोनों देश आपस में सहयोग करके सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर लेते हैं तो दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी वो चीज काम कर सकती है, लीडरशिप दिखा सकती है। इसके अलावा जर्मनी ने कुशल भारतीयों के लिए वीजा की संख्या भी बढ़ा दी। स्किलफुल जो इंडियंस हैं उनके लिए वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर के जर्मनी ने 90,000 कर दी। डिजिटल और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के नए नए आयामों पर चर्चा हुई, साझेदारी पर चर्चा हुई। एक महत्वपूर्ण सहयोग अंतरिक्ष क्षेत्र में देखने को मिलेगा जहां पर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और जर्मनी स्थित रिमोट सेंसिंग कंपनी ने ओशनसेट 3 और रीसेट 1A उपग्रहों से डेटा के प्रसंस्करण यानी उनकी प्रोसेसिंग के लिए जर्मनी के न्यूस्ट्रे लिट्स में अंतरराष्ट्रीय ग्राउंड स्टेशन को अपग्रेड करने पर सहमति व्यक्त कर दी। जब हम ओशनसेट 3 की बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट है जो कि समुद्री क्षेत्रों की निगरानी और उनमें अनुसंधान को बढ़ावा देती है, उसके लिए एक पृष्ठभूमि का निर्माण करती है। और जब हम रीसेट की बात करते हैं तो आप जानते हैं रिमोट इमेजिंग सैटेलाइट है, तो ये कई तरह के काम प्रदान करती है। आपदा प्रबंधन में एक बेहतर मानचित्रण प्रदान करती है, रक्षा सहयोग भी करती है, आपदा प्रबंधन में भी सहयोग करती है। अलग अलग प्रकार के चित्र लेकर के हम बेहतर रणनीति भी किसी योजना के अंतर्गत निर्मित कर सकते हैं। तो रीसेट 1A उपग्रहों से जो डेटा की जो प्रोसेसिंग होगी, जो डेटा का प्रसंस्करण होगा, उसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय ग्राउंड स्टेशन को अपग्रेड करने पर दोनों देशों ने सहमति
अभिव्यक्त कर दी है। और ये अंतर्राष्ट्रीय ग्राउंड स्टेशन कहाँ होगा? जर्मनी के न्यूस्ट्रेलिट्स में होगा। तो न्यूस्ट्रेलिट्स में है, लेकिन इसको अब अपग्रेड कर दिया जाएगा। पारस्परिक कानूनी सहायता संधि एक अन्य महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है भारत और जर्मनी के बीच, यानी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। ये कानूनी मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देगा, जिससे भारत और जर्मनी की जो सुरक्षा चुनौतियां हैं उनका संयुक्त रूप से समाधान किया जा सकेगा। दोनों देश मिलकर के एक दूसरे के सामने उपस्थित जो सुरक्षा चुनौतियां हैं उसका समाधान करेंगे। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो लगातार चर्चा में रहा वो था यूरोप का डिजिटल यूरो। डिजिटल यूरो का मतलब आप जानते हैं कि यूरोप के काफी देश आपस में मिलकर, लगभग उनकी संख्या कितनी है, 21 देश, किस मुद्रा का प्रयोग करते हैं? यूरो का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से आप फिजिकल करेंसी का प्रयोग करते हैं, फिजिकल जैसे नोट का प्रयोग करते हैं या सिक्कों का इस्तेमाल करते हैं, अगर उसी प्रकार से आप डिजिटल रूप में उसका प्रयोग करना शुरू कर दें, यानी इंटरनेट पर उसका प्रयोग करना शुरू कर दें बिना फिजिकल करेंसी की आवश्यकता के, तो हम उसको क्या कहते हैं? डिजिटल यूरो कहते हैं। तो डिजिटल यूरो के संबंध में यूरोप ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वो निर्णय क्या है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने डिजिटल यूरो को एक नई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। तो आप जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, डिजिटल करेंसी के रूप में नई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप में डिजिटल यूरो को प्रस्तुत कर दिया गया है। डेवलपमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर छोटे छोटे जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में या एक खाते से दूसरे खाते में करते हैं, तो बैंक का उसमें खर्च भी आता है और काफी प्रोसेस जो है वो जटिल भी हो जाता है। लेकिन जब हम डिजिटल यूरो का प्रयोग करेंगे तो सामान्यतः हम छोटी छोटी राशि भी बिना कम खर्चे के, बिना लागत के और बहुत आसानी से इस प्रकार से लेन देन में प्रयोग कर सकेंगे। तो यूरोप में भुगतान परिदृश्य, यानी जो हमारा पेमेंट लैंडस्केप है, उसको आधुनिक बनाने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। उद्देश्य यही है कि जो मध्यस्थ बैंक है या जो मध्यस्थ बैंकों का एक सामान्यतः सहारा लेना पड़ता है या गेटवे के बिना भी प्रत्यक्ष भुगतान की सुविधा प्रदान की जा सके डिजिटल करेंसी के माध्यम से, डिजिटल यूरो के माध्यम से, और नकदी के डिजिटल संस्करण के रूप में ये कार्य कर रहेगा। यानी जो इस प्रकार से आप नोट का इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार से डिजिटल फॉर्म में आप डिजिटल यूरो का प्रयोग करेंगे, नकदी के समान गुमनामी के स्तर को बनाए रखते हुए। यानी जिस प्रकार नकदी के प्रति आप में एक कॉन्फिडेंस रहता है और किसी प्रकार से आपको असुरक्षा का भाव नहीं होता, उसी प्रकार से आपकी पहचान को सुरक्षित बनाए रखते हुए एक ऑफलाइन पीयर टू पीयर लेन देन को सक्षम बनाएगा। यानी यहां पर आप बिना इंटरनेट के भी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे इस डिजिटल करेंसी में। तो आपको ऐसा नहीं है कि अनिवार्य रूप से इंटरनेट से जुड़ाव इसका जरूरी है, ऑफलाइन पीयर टू पीयर जो ट्रांजैक्शन है वो भी इसका हो सकेगा। तो आप देखेंगे कि जो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ये लेन देन लागत को कम करने के लिए मुख्य रूप से डिजाइन की गई है। जो माइक्रो भुगतान है जो बहुत कम के होते हैं, 10 यूरो के होते हैं या 5 यूरो के, 20 यूरो के होते हैं, वो वर्तमान में पारंपरिक बैंकों के लिए महंगे पड़ते हैं। इसी तरह का कदम आरबीआई ने वर्ष 2022 में उठाया था जब उसने डिजिटल रुपया लॉन्च किया था। तो आप देखेंगे कि जो सीबीडीसी है यानी जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ये कागजी मुद्रा का एक डिजिटल रूप है। और जब हम क्रिप्टो करेंसी जैसी बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, तो उसमें किसी प्रकार की रेगुलेटरी व्यवस्था नहीं है, वो अपने आप में एक स्वतंत्र व्यवस्था है। तो नियामक शून्यता यानी रेगुलेटरी जीरो, यानी किसी प्रकार का रेगुलेशन न होना, उसमें संचालित होने वाली क्रिप्टो करेंसी के जो विपरीत केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और समर्थित कानूनी निविदाओं के रूप में आप इसको देख सकते हैं। सीबीडीसी को, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में किसी प्रकार की नियामक संस्थाओं की अवस्थिति आप नहीं देखेंगे। और जब हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात करें या जो भारत में आरबीआई ने लॉन्च किया था, जो डिजिटल रुपया लॉन्च किया था, इससे आप देखेंगे तो यहां पर रेगुलेटरी संस्थाएं भी हैं, यानी एक तरह से पूरा रेगुलेशन एस्टेब्लिश होगा और पूरी इसमें सुरक्षा के मानकों का भी ख्याल रखा जाएगा। और ये उस तरह से काम करेंगे कि आपको डिजिटल रूप में, जिस तरह से आप फिजिकली पैसे का इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार से डिजिटल रूप में इसका ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। अब हम संवैधानिक और प्रशासनिक घटनाओं पर चर्चा करेंगे और इसमें पहली घटना जो होगी वो हमारी होगी दिव्यांग जनों के लिए सुगम्यता मौलिक अधिकार। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया था और उसमें कहा गया था कि दिव्यांग जनों की अलग अलग क्षेत्र में जो
पहुंच है उसको बहुत सुगम्य बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो उनका मौलिक अधिकार है, उनका बेसिक अधिकार है और ये उनको प्राप्त होना ही चाहिए। और ये अधिकार जो है ये व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, यानी कि जो सरकारी इमारतें हैं या निजी क्षेत्रों की इमारतें हैं वहीं पर उनकी सुगम्य पहुंच को स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, कोई वेबसाइट बनाई जा रही है, कोई आप ये ऐप डेवलप किया जा रहा है, तो उसमें भी उस तरह की चीजें होंगी कि दिव्यांगजन उनका सही तरह से बिना भेदभाव के प्रयोग कर सके। उसे भी सुगम्यता के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और इसको मौलिक अधिकार के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया गया है। इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने यह पुष्टि की है कि जो दिव्यांगजन है उनके लिए पर्यावरण सेवाओं और अवसरों तक जो पहुंच का अधिकार है वो एक मानवीय और मौलिक अधिकार है। अलग अलग प्रकार की चाहे सेवाएं हो, चाहे अवसर हो, चाहे बेहतर पर्यावरण का प्राप्त करना ताकि उनका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक रहे, ये सारी चीजें प्राप्त करना, सेवाएं प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार है। न्यायालय का सरकार से आग्रह है, न्यायालय ने सरकार से भी आग्रह किया है कि जो दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 है, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को लागू करने के लिए एस्टेब्लिश किए गए थे, उसके नियम 15 के तहत सार्वभौमिक पहुंच यानी यूनिवर्सल एक्सेस वाले जो सार्वजनिक और निजी संस्थान है, चाहे अलग अलग प्रकार की जो सेवाएं हैं, चाहे अलग अलग प्रकार के उत्पादों का निर्माण है, वो सुनिश्चित किया जाए। यानी इस प्रकार से उत्पादों का निर्माण होना चाहिए, चाहे वेबसाइट बनाएं, चाहे ऐप का निर्माण हो जो कि दिव्यांगजन की स्पेशल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हो, चाहे सरकारी संस्थान हो चाहे निजी संस्थान हो, वहां तक उनकी सुगम्यता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, उनकी सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए और अलग अलग प्रकार की जो सेवाएं हैं वहां पर भी उनकी यूनिवर्सल पहुंच को एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, ये उनका मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने ये सरकार से आग्रह किया है। दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 की जो नियम 15 है उसमें भौतिक वातावरण, परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की पहुंच को शामिल किया गया है। भौतिक वातावरण की जब हम बात करते हैं तो इसमें अलग अलग प्रकार की इमारतें आ जाती हैं। परिवहन की हम बात करते हैं, आप जानते हैं कि बहुत सी परिवहन की जो हमारे प्रकार हैं उसमें दिव्यांगजनों के लिए चलने के लिए या वहां तक पहुंच एस्टेब्लिश करने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है, तो वो व्यवस्थाएं होनी चाहिए। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की बात करें तो उसमें अभी आपको बताया वेबसाइट आ गया, इसमें अलग अलग प्रकार के ऐप का निर्माण आ गया, तो उनका निर्माण भी इस प्रकार से होना चाहिए कि इनके अधिकारों का उल्लंघन न हो, क्योंकि मौलिक अधिकार है सुगम्यता, हर जगह एक सार्वभौमिक पहुंच एस्टेब्लिश करना दिव्यांगजनों के लिए। दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम वर्ष 2016 में आया था जिसको हम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कहते हैं। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें बढ़ावा देना, और ये एक महत्वपूर्ण कन्वेंशन को कहीं ना कहीं अनुमोदित करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि दिव्यांगजन के अधिकारों पर जो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है उसको प्रभावी बनाना इस अधिनियम का उद्देश्य है। और क्योंकि संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन जो है दिव्यांगजनों के अधिकारों पर, भारत इसका अनुमोदन करता है, भारत ने इसको अप्रूवल प्रदान किया गया है, इसको रेक्टिफाई भारत ने किया है। कब किया है? वर्ष 2007 में किया है। तो ये अधिनियम कहीं ना कहीं इस कन्वेंशन के भी उद्देश्यों को पूर्ति करने का प्रयास करता है। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित इसके अंतर्गत किया गया है जिसमें निर्दिष्ट दिव्यांगता का कम से कम 40% हिस्सा हो, चाहे दिव्यांगता किसी भी स्तर की है, चाहे फिजिकल है, चाहे मानसिक है, चाहे बौद्धिक है, चाहे संवेदनात्मक है। इन सभी में जो एक बेंचमार्क निर्धारित किया गया है, बेंचमार्क तब हम निर्धारित कर देते हैं कि अगर दिव्यांगता का स्तर यह है तो इस व्यक्ति को सरकारी नौकरी में, आरक्षण में स्पेशल हम ध्यान रखते हैं, वहां पर स्पेशल उसकी पहुंच को एस्टेब्लिश करते हैं और उसका स्तर कितना तय किया गया है? 40% इसका स्तर तय किया गया है बेंचमार्क दिव्यांगता का। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण से संबंधित अगर पहलों की बात करें तो कई पहले की गई हैं, जैसे सहायक उपकरण खरीदने और लगाने के लिए दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान की जाती है। ये सहायक उपकरणों में व्हीलचेयर आती है, कई अन्य प्रकार के श्रवण जो उपकरण आते हैं वो आते हैं और कई अन्य तरह की सुविधाएं आ जाती हैं जो इनको प्रोवाइड करवाई जाती है। सुगम्य भारत अभियान जो कि अलग अलग स्थानों पर एक सुगम्य पहुंच एस्टेब्लिश करने का प्रयास करता है, और चाहे सरकारी इमारतें हो, निजी इमारतें हो, एक महत्वपूर्ण पहल है जो कि भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। इसी प्रकार से विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पोर्टल निर्मित किया गया था, जो कि इस प्रकार से किसी भी प्रकार की शिकायत होती है या दिव्यांगजनों की स्पेशल आवश्यकता होती है, उसकी शिकायत आप वहां पर कर सकते हैं। अलग अलग शिकायत निवारण के साथ साथ जो भी क्वेरीज होती हैं उनका
समाधान करने का ये प्रयास करता है। एक महत्वपूर्ण पोर्टल है ये भारत सरकार का। और आर्थिक घटनाक्रमों की अब हम बात करेंगे तो आर्थिक घटनाक्रमों में पहला घटनाक्रम है उत्तराखंड के विकास के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। तो उत्तराखंड के विकास के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक के मध्य जो समझौता हुआ है ये एक महत्वपूर्ण समझौता है और उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है उत्तराखंड राज्य में जलापूर्ति व्यवस्था, स्वच्छता और शहरी गतिशीलता, यानी जो शहरी मोबिलिटी है, यानी जो मोबिलिटी में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं आ जाती हैं, जैसे उसमें परिवहन भी आ जाता है, और अन्य सेवाओं के स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास करना है। और बेहतर बनाने का प्रयास इस प्रकार से करना है कि नई आवश्यकताओं के अनुरूप, जैसे क्लाइमेट चेंज है वो अपनी एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुका है, या आप कह सकते हैं कि उसके प्रभाव कई जगहों पर बहुत स्पष्ट हैं। तो भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्रों का निर्माण करना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहेगा। तो ये परियोजना भारत के व्यापक शहरी विकास लक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उत्तराखंड राज्य में जलापूर्ति, स्वच्छता और शहरी गतिशीलता और अन्य सेवाओं के स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है शहरी बुनियादी ढांचा विकसित करना जो बाढ़, भूस्खलन, जलवायु परिवर्तन जैसे जोखिमों का प्रभावी ढंग से सामना कर सके और उत्तराखंड की आबादी की सुरक्षा और स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रूप से सुनिश्चित कर सके। अब आगे हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के घटनाक्रम पर चर्चा करने जा रहे हैं। और जब हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे तो उसमें रक्षा और प्रतिरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे भी शामिल हो जाएंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे एंटी सबमरीन शिप अभय के बारे में। तो अभय किस प्रकार का शिप है? एंटी सबमरीन है। जब हम सबमरीन की बात करते हैं तो सबमरीन का मतलब क्या हुआ? पनडुब्बी हुई। तो पनडुब्बियों को कहीं ना कहीं नष्ट करने का बात ये कर रहा है, यानी एंटी सबमरीन शिप अभय है और इस शिप के माध्यम से हम पनडुब्बियों को नष्ट करने की क्षमता को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे ये बात निकल करके आती है। तो 7वें एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट अभय को लॉन्च किया गया है। तो ये शैलो वाटर का मतलब है जो कि सामान्यतः तटीय क्षेत्रों के करीब होते हैं, जहां पानी की गहराई बहुत ज्यादा नहीं होती। तो उसी प्रकार का ये क्राफ्ट है और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और 7वें नंबर का है एंटी, यानी पनडुब्बियों का, जब आप जो पनडुब्बी से संबंधित वॉरफेयर है उसमें इसका पनडुब्बियों को नष्ट करने के अंतर्गत इस्तेमाल किया जा सकता है। अभय की 80% से जो अधिक सामग्री है वो भारत में ही निर्मित की गई है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयासों के अंतर्गत भी आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य क्या है? किसी भी चीज का जब हम निर्माण करते हैं तो उसकी अधिक से अधिक सामग्री का निर्माण भारत में ही किया जाए, उसके कल पुर्जों का निर्माण भारत में हो, ताकि भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले और रोजगार भी उसके माध्यम से विकसित हो। तो रक्षा मंत्रालय ने 8 ASW यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट जहाजों के निर्माण के लिए गार्डन रीच शिपयार्ड्स एंड इंजीनियर्स GRSC कोलकाता के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। किसने किए थे? रक्षा मंत्रालय ने किए थे। किसके साथ किए थे? गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSC जो कि कोलकाता में स्थित है, उसके साथ ये समझौता किया गया था। इसकी क्षमताएं क्या है? क्षमताएं ये है सर्च अटैक यूनिट, यानी ये एक महत्वपूर्ण यूनिट है जिसके माध्यम से किसी पनडुब्बी की पहचान की जा सकती है और उस पर लक्ष्य भेदन किया जा सकता है, उसको टारगेट किया जा सकता है, उसको नष्ट किया जा सकता है। इसी के साथ विमान के साथ समन्वित यानी कोऑर्डिनेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर संचालन करने में भी ये सक्षम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि केवल इस शिप के माध्यम से केवल ये एक स्वतंत्र रूप से ही कार्य नहीं करने में सक्षम है, बल्कि ये जो वायुसेना के विमान है उनके साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक करने में भी सक्षम है। इसका मतलब यह हुआ तटीय जल में उप सतह लक्ष्यों का अवरोधन और विनाश करना। यानी उप सतह का मतलब आप ये मानिए कि जो जहां पर बहुत ज्यादा तटीय जल, जहां पर बहुत ज्यादा गहराई नहीं होती, वहां पर भी अगर किसी प्रकार का कोई खतरा भारत को उपस्थित है किसी भी तरह का, तो ये उसको
विनिष्ट कर सकता है, उसका विनाश कर सकता है और उसमें किसी न किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार से भारत के जलीय क्षेत्र में सुरक्षा एस्टेब्लिश करने के अंतर्गत अभय का विशेष महत्व है। इसे अल्प तीव्रता समुद्री संचालन यानी जो लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन है उसको भी, उसमें इसकी विशिष्ट भूमिका एस्टेब्लिश हो जाएगी। और जब हम लो इंटेंसिटी समुद्री संचालन की बात करते हैं तो लो इंटेंसिटी समुद्री संचालन में कई तरह की चीजें आ जाती हैं, जैसे भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जो अलग अलग प्रकार के अभियान चलाए जाते हैं उसके अंतर्गत भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और माइन लेइंग ऑपरेशन में भी इसको तैनात किया जा सकता है। समुद्री जल में अगर कहीं पर माइन बिछाने की आवश्यकता है किसी दुश्मन देश के किसी जहाज को नष्ट करने के अंतर्गत, किसी सबमरीन को नष्ट करने के अंतर्गत, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अदम्य और अक्षर का जलावतरण। किसका जलावतरण? अदम्य और अक्षर। तो अदम्य और अक्षर क्या है? जलावतरण अगर इनका हुआ है, इनका जल में प्रवेश कराया गया है, समुद्री क्षेत्र में इनका प्रवेश हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि किसी ना किसी तरह से इनका जहाज से कोई ना कोई संबंध है। तो ये भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित, किसके द्वारा निर्मित है? अदम्य और अक्षर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित है। और 2 फास्ट पेट्रोल वेसल है यानी बहुत तेज गति से चलने वाले जहाज हैं अदम्य और अक्षर, इनका एक साथ जलावतरण किया गया है। और ये पहली बार है जब अत्याधुनिक शिप लिफ्ट सिस्टम का उपयोग करते हुए एक साथ 2 जहाजों का जलावतरण किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? अत्याधुनिक शिप लिफ्ट सिस्टम। ये एक महत्वपूर्ण ढांचा है जो कि शिप को लिफ्ट करके उसका जलावतरण करवाया जा सकता है। एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में आप इसको व्याख्यायित कर सकते हैं, जहां पर ये 1 या 2 शिप को आप उठा करके उसका जलावतरण कर सकता है। तो इस प्रकार का ये सिस्टम है जिसको हम अत्याधुनिक शिप लिफ्ट सिस्टम के रूप में व्याख्यायित करते हैं। दोनों जहाज 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित है। तो यहां पर भी आत्मनिर्भर भारत के दर्शन आप कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं। ये उन्नत यानी एडवांस्ड एफपीवी यानी फास्ट पेट्रोल वेसल सुरक्षा, निगरानी और नियंत्रण की प्राथमिक भूमिका के साथ साथ, यानी सुरक्षा, निगरानी और नियंत्रण तो एस्टेब्लिश करेंगे ही, साथ ही इंडियन कोस्ट गार्ड को अपतटीय यानी जो ऑफशोर संपत्तियां हैं उसकी, ऑफशोर जो एसेट्स हैं और जो द्वीपीय क्षेत्र हैं उनकी भी सुरक्षा में मदद करेंगे। इनमें से जो प्रत्येक एफपीवी है, फास्ट पेट्रोल वेसल है, उसकी लंबाई कितनी है? सब दोनों की 52 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 8 मीटर और अधिकतम गति कितनी हो सकती है? 27 समुद्री मील इनकी महत्वपूर्ण तेज गति है। गति के जो इनका मानक है वो 27 समुद्री मील है। तो अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर हमारी भारत के आगामी अंतरिक्ष स्टेशन हेतु जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग से जुड़ी हुई है। तो आगामी अंतरिक्ष स्टेशन भारत का, आप जानते हैं कि भारत ने घोषणा कर दी है कि भारत अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पूरी उम्मीद है कि वर्ष 2028 में लॉन्च हो जाएगा और वर्ष 2035 से वो काम करना शुरू कर देगा, जो भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होने जा रही है। अब वहां पर कई तरह के प्रयोग भी करने हैं और इन प्रयोगों को करने के लिए इसरो ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग से एक प्रकार से समझौता किया है प्रयोगों को डिजाइन करने और उनको संचालित करने के लिए। तो प्रयोग डिजाइन किए जाएं और फिर उनको वहां पर संचालित किए जाएं, इसके लिए इसरो ने जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उसके साथ एक समझौता किया है। बाद में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा इन प्रयोगों को। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ इंटीग्रेट तो किया जाएगा, लेकिन उससे पहले किस तरह से प्रयोग होने चाहिए और उनको किस प्रकार से संचालित किया जाएगा, इसकी एक पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। और इसीलिए इसरो ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ एक समझौता किया है। जब हम अंतरिक्ष मिशन की बात करते हैं तो उसमें कई तरह की चुनौतियां होती हैं। जैसे आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में भारहीनता की स्थिति होती है, क्योंकि ग्रेविटी न के बराबर होती ही नहीं, एकदम भारहीनता की स्थिति उस समय उत्पन्न हो जाती है। तो अंतरिक्ष मिशनों में आप पोषक तत्वों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है। इसके अलावा खाद्य का संरक्षण आप किस प्रकार से करेंगे, जो फूड है उसको कंजर्व किस प्रकार से करेंगे। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण और विकिरण एक महत्वपूर्ण समस्या होती है, भारहीनता की स्थिति होती है, और साथ ही जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो काफी
तीव्र होती हैं। तो रेडिएशन से भी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे रेडिएशन से कैंसर हो सकता है, वो आंखों पर पड़े तो उससे मोतियाबिंद हो सकता है, हड्डियां और मांसपेशियों की क्षति जैसे स्वास्थ्य संबंधी खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। तो इनको हल किस प्रकार से किया जाए, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रयोग निर्धारित करने, उनका डिजाइन करने और उनको किस प्रकार से संचालित किया जाना है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर, उसको निर्धारित करने के लिए ही इसरो ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से ये समझौता किया है। तो इसके संभावित प्रयोग कौन कौन से हो सकते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जो प्रयोग किए जाएंगे? एक प्रयोग ये हो सकता है कि अंतरिक्ष यात्रियों में मांसपेशियों की हानि पर भारहीनता के प्रभावों की जांच की जा सके, साथ ही उन शैवाल एल्गी प्रजातियों की पहचान की जा सके जो कि पोषक तत्वों के रूप में काम कर सकते हैं और खाद्य संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि खाद्य संरक्षण एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है जब हम किसी अंतरिक्ष मिशन पर जाते हैं। अंतरिक्ष स्टेशनों पर व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर विकिरण के प्रभाव का आकलन करना भी एक महत्वपूर्ण संभावित प्रयोग हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर को देखते हैं। महासागर का तीसरा संस्करण। तो महासागर का तीसरा संस्करण का मतलब क्या हुआ? महासागर की फुल फॉर्म सबसे पहले हमें जाननी है। तो महासागर की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो कहीं ना कहीं ये समुद्री क्षेत्र के जो हेड्स हैं उनसे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है, जो कि सुरक्षा के क्षेत्र में समृद्धि के क्षेत्र में काम करने का प्रयास करता है, जो कि मुख्यतः हिंद महासागर का क्षेत्र हो सकता है। तो उसी से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण पहल है जिसको हम महासागर के नाम से जानते हैं। इसका तीसरा संस्करण का आयोजन हुआ है और भारतीय नौसेना की ये प्रमुख पहल है। तो भारतीय नौसेना की प्रमुख पहल कौन सी है? महासागर है, और ये हिंद महासागर क्षेत्र का जो तटीय क्षेत्र है उसके बीच वर्चुअल इंटरेक्शन के लिए आयोजित की जाती है। तो हिंद महासागर क्षेत्र के जो तटीय क्षेत्र हैं उनके आसपास पड़ने वाले देशों के बीच, जो कि मैरीटाइम क्षेत्र में किसी न किसी प्रमुख पद पर हैं, उनके बीच वर्चुअल इंटरेक्शन यानी ऑनलाइन इंटरेक्शन पर बल देती है, ऑनलाइन इंटरेक्शन को बढ़ावा देती है, उसी के लिए आयोजित की जाती है। नौसेना जो प्रमुख हैं, जो भारत के नौसेना प्रमुख हैं, उन्होंने नौसेनाओं और समुद्री एजेंसियों के प्रमुखों और हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बातचीत की इस महासागर के तीसरे संस्करण के दौरान, जिसमें बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, श्रीलंका और तंजानिया जैसे देशों ने भागीदारी ली है। तो एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में आप देख सकते हैं, जो कि इस क्षेत्र में विशेष तौर से हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा के माध्यम से समृद्धि, ग्रोथ को बढ़ाने का प्रयास करती है। इस महासागर पहल की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी, और ये वर्ष में 2 बार ये आयोजित होता है। ये वर्चुअल इंटरेक्शन कितनी बार होता है? 2 बार होता है। इसका मुख्य विषय क्या था इस बार? इंडियन ओशन रीजन यानी हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उसमें आम समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कम करने के लिए प्रशिक्षण सहयोग इसका महत्वपूर्ण विषय था, प्रमुख विषय था। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 ये हमारा अगला विषय है। कौन सा विषय है? अंतरिक्ष अभ्यास 2024। तो रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी जो है, तो रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी किसके अंतर्गत आती है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। उसने नई दिल्ली में, कहां पर? नई दिल्ली में अंतरिक्ष संबंधी भारत के पहले अभ्यास, जिसका नाम है अंतरिक्ष अभ्यास, उसका आयोजन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष में राष्ट्रीय रणनीतिक उद्देश्यों को सुरक्षित करने के क्रम में, यानी अंतरिक्ष में जो हमारे राष्ट्रीय रणनीतिक हित हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, और उसी क्रम में जो अंतरिक्ष में स्थित भारत के एसेट्स हैं, जो परिसंपत्तियां हैं, जो संचार उपग्रह हैं, जो अलग अलग प्रकार के उपग्रह हैं, संचार उपग्रहों के अलावा जो अन्य उपग्रह हमने एस्टेब्लिश किए हैं, उन उपग्रहों, जो हमारी सैटेलाइट्स हैं और उनसे संबंधित सेवाएं हैं, उनसे संबंधित जितने भी खतरे हैं उनका विश्लेषण किया जा सके, और उस विश्लेषण के माध्यम से हमें यह पता लग सके कि हमें कहां पर सुधार करना है। इस अभ्यास के प्रमुख लक्ष्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? सैन्य अभियानों में अंतरिक्ष क्षमता के एकीकरण को बढ़ावा देना। तो सैन्य अभियान जो हम अलग अलग क्षेत्रों में चलाते हैं, वहां पर हमारी जो परिसंपत्तियां हैं जो अंतरिक्ष में स्थित हैं, जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट है या अलग अलग प्रकार की जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, वो ठीक तरीके से काम कर रही हैं और उस काम
जो भी वो काम संचालित करती हैं, अगर भारतीय सेना किसी भी प्रकार का अभ्यास कर कोई ऑपरेशन चलाती है तो उसमें एक बेहतर कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश किया जा सके, उनका इंटीग्रेशन बेहतर हो, उसको बढ़ावा देना इस महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभ्यास का हिस्सा रहा है। अंतरिक्ष परिसंपत्तियां से संबंधित जो परिचालन निर्भरता है उसकी बेहतर समझ प्रदान करना, यानी अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का संचालन किस प्रकार से किया जाता है, अगर हम उसका कोऑर्डिनेशन किसी भारतीय ऑपरेशन, भारतीय सेना के ऑपरेशन, भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन, नौसेना के ऑपरेशन से करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनकी अंतर निर्भरता किस प्रकार से है, कम्युनिकेशन सिस्टम, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और नीचे ग्राउंड स्टेशन किस प्रकार से काम करते हैं, उसकी एक बेहतर समझ इस अंतरिक्ष अभ्यास के माध्यम से प्रदान की जा सके, इसलिए ये किया गया है। कमजोरियों की पहचान करने के साथ साथ अंतरिक्ष आधारित जो सेवाएं हैं उसमें व्यवधान अगर कोई आता है तो उसका समाधान करना भी इस अभ्यास का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी खंड पर बात करेंगे और नवंबर 2024 में एक महत्वपूर्ण घटना COP29 से जुड़ी हुई है। आप जानते हैं जब हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 की बात करते हैं जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को प्रदर्शित करता है जिसमें राष्ट्र प्रमुख सामान्यतः, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वो जलवायु परिवर्तन पर सर्वोच्च स्तर की बैठक को परिलक्षित करती है। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पर का मतलब पार्टीज कौन होती है, इसमें पार्टीज होती हैं अलग अलग देश, और इसलिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब अलग अलग देशों की जो बैठक है। और COP29 की जो बैठक है ये कहां पर हुई थी, ये बाकू शहर में हुई थी। ये कहां पर पड़ता है, अजरबैजान में पड़ता है। तो ये प्रमुख संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था। कौन से नंबर का था, 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन था, इसलिए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था, इसलिए इसको COP29 के नाम से जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण मंच है, आप ये जानते ही हैं। और मुख्य उद्देश्य क्या है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग, कॉपरेशन एस्टेब्लिश करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम इसके महत्व पर बात करें बाकू COP29 के, तो इसमें कई चीजें आ जाती हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अगर कार्रवाई की बात करें तो इस सम्मेलन में जलवायु वित्त अनुकूलन उपायों और हानि नुकसान कोष को मजबूत करने, यानी डैमेज लॉस फंड को मजबूत करने पर मुख्यतः ध्यान केंद्रित किया गया है, जो इसके महत्व को प्रकट करता है। आप ये जानते हैं कि अगर हम जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो हमें बहुत से ऐसे प्रयास करने होंगे जिनको हम शमन प्रयासों के नाम से जानते हैं, मिटिगेशन प्रयासों के नाम से जानते हैं। मिटिगेशन प्रयासों का मतलब क्या होता है, इसके इन प्रयासों का मतलब यह है कि जलवायु परिवर्तन की घटना को जन्म देने वाले कारकों को कम करना। जलवायु परिवर्तन की घटना को जन्म देने वाला प्रमुख कारक क्या है कि वैश्विक जो औसत तापमान है उसमें वृद्धि हो रही है। और वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि होने का मतलब क्यों हो रही है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की जो सांद्रता है वो वायुमंडल में बढ़ती जा रही है। और ग्रीन हाउस गैसेस की सांद्रता का मतलब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं, प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो अगर हम शमन प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करना पड़ेगा। उसी तरह के हमें प्रयास करने पड़ेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन सबसे ज्यादा कहां से होता है, जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल से होता है। तो हम अपने ऊर्जा के स्रोतों को कैसा करें, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर डिपेंड करें। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की जब हम बात करते हैं तो उसमें सोलर एनर्जी, पवन एनर्जी, विंड एनर्जी और भूतापीय ऊर्जा, और इसके अलावा कई तरह के जैसे ग्रीन हाइड्रोजन उसका एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में लगातार उभर रहा है। तो अगर हम इस तरह के प्रयास करते हैं जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम होता है तो वो सारे प्रयास हमारे शमन प्रयासों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रयास आता है अडेप्टेशन प्रयास, यानी अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब क्या हुआ कि जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं उनके साथ तालमेल किस तरह से एस्टेब्लिश करना है। जैसे अगर समुद्री जल स्तर में बढ़ोतरी होने से कई समुद्र तटीय क्षेत्र जहां पर बस्तियां बसी हुई हैं उनमें पानी भरने की संभावना है, तो वहां पर हमें दीवारों का निर्माण करना वस्तुतः अनुकूलन प्रयासों का ही एक हिस्सा है। कई क्षेत्रों में अगर सूखे की समस्या है और सूखे की समस्या भविष्य में आगे बढ़ सकती है तो सूखा रेसिस्टेंट, ड्रोट रेसिस्टेंट बीजों का निर्माण करना, फसलों का निर्माण करना अनुकूलन प्रयासों के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार से विकासशील देशों पर इसके प्रभाव, कई विकासशील देशों पर लगातार प्रभाव पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
इसलिए विकासशील देशों को ये प्रयास यानी शमन प्रयास करें, अनुकूलन प्रयास करें, इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर फंड की आवश्यकता है और इसी को हम कहते हैं जलवायु वित्त की व्यवस्था करना, क्लाइमेट फाइनेंस की व्यवस्था करना। और इसी के अंतर्गत हानि नुकसान यानी डैमेज लॉस फंड की भी कोष को भी मजबूत करने पर एक तरह से बल दिया जाता है, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जहां पर इसके प्रभाव बहुत स्पष्ट हैं। तो उन प्रभावों को सीमित करने के लिए जरूरी है कि डैमेज लॉस फंड यानी जहां पर नुकसान हो रहा है इस तरह की चीजों की वजह से, जलवायु परिवर्तन की घटनाओं की वजह से, उसके लिए हम एक महत्वपूर्ण फंड का निर्माण करें। तो इस पर भी एक महत्वपूर्ण बात COP29 के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। साथ ही COP29 में राष्ट्रीय रूप से निर्धारित जो योगदान है, जिनको हम नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं, NDCs के नाम से जानते हैं, इसमें बाकू सम्मेलन में ये बात कही गई है कि इनको अपडेट करने की आवश्यकता है, यानी इनको अद्यतन करने की आवश्यकता है, ताकि वे वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को लगभग आधा करने का लक्ष्य प्राप्त कर सके। जब हम नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन को अपडेट करेंगे तभी हम 2030 तक ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को लगभग आधा करने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बिना ये लक्ष्य प्राप्त होना बेहद ज्यादा मुश्किल है। प्रमुख घोषणाओं की बात करें तो इस सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण घोषणा COP29 ट्रूस अपील से जुड़ी हुई है। इसका मतलब यह है कि विश्व में जो भी संघर्ष चल रहे हैं, उन संघर्षों से भी जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है उसमें हमें एक बढ़ोतरी देखने को मिलती है और इसलिए जरूरी है कि वो संघर्ष खत्म होने चाहिए ताकि वो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम किया जा सके। एक महत्वपूर्ण पहल इसके अंतर्गत हरित ऊर्जा पहल के रूप में रही और हरित ऊर्जा पहल की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत COP29 में कई घोषणाएं की गई, जैसे कि हरित ऊर्जा क्षेत्र और गलियारों की पहल, यानी हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की पहचान करनी है और उसके आधार पर ही हमें ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाना है, यानी ऊर्जा का एक प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन सुनिश्चित करना है, हरित गलियारों का निर्माण करना है। हमें इस प्रकार से जीवाश्म ईंधनों को बढ़ावा नहीं देना जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को और ज्यादा बढ़ा दें। इसी प्रकार से इसमें हाइड्रोजन घोषणा से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान देखने को मिले। जब हम हाइड्रोजन घोषणा की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन, ऐसी हाइड्रोजन का निर्माण करना, आप जानते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस का तो उत्सर्जन होने का मतलब ही नहीं, क्योंकि बायो प्रोडक्ट के रूप में केवल पानी ही उससे उत्सर्जित होता है। और ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करने के अंतर्गत अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया के माध्यम से पानी से ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं और इसके अंतर्गत इसके निर्माण में किसी भी तरह से जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल नहीं करते, तो ऐसी हाइड्रोजन को ही हम ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में व्याख्यायित करते हैं। तो इससे संबंधित भी हमें एक महत्वपूर्ण घोषणा देखने को मिली। साथ ही जैविक अपशिष्ट से मीथेन में कमी, यानी जो बहुत बड़े स्तर पर हम अपशिष्ट का उत्पादन करते हैं उस अपशिष्ट से मीथेन, वो एक मीथेन के उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो अगर हम इस अपशिष्ट का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में करें, इसका जैसे बायोगैस प्लांट के माध्यम से अगर हम इसका प्रयोग ही ऊर्जा उत्पादन में कर देंगे तो ये भी विश्व में जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कारक साबित होगा। एक महत्वपूर्ण दिशा में हम आगे बढ़ेंगे कि हम अपशिष्ट से भी एक तरह से ऊर्जा स्रोत खड़े कर रहे हैं और उससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं हो रहा है। तो इस तरह की पहलों पर लगातार उसमें चर्चा हुई। COP29 में नए वित्तीय लक्ष्यों की आवश्यकता पर भी बात हुई, जैसे COP29 में जलवायु वित्त के लिए नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य यानी न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स पर चर्चा की गई। ये विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने का मुख्यतः प्रयास करेगा। कौन प्रयास करेगा? नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य। इनके बारे में इतना ही जानिए कि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए जो आवश्यक वित्तीय सहायता है उसको प्रदान करने के प्रयासों से संबंधित है। ऊर्जा भंडारण और ग्रिड की बात करें तो COP29 ने वैश्विक ऊर्जा भंडारण क्षमता को 2030 तक 1500 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ग्रिड क्षमता बढ़ाने के लिए 2040 तक 80 मिलियन किलोमीटर ग्रिड जोड़ने या नवीकरण का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। अगर मानव विकास पर बाकू पहल की बात करें तो ये पहल जो है, इस पहल को इसलिए घोषित किया गया कि जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई है वो केवल और केवल इस तरह के ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करना जैसी पहलू से ही जुड़ी नहीं है, बल्कि वो वेलफेयर से भी जुड़ी हुई है। जैसे अगर हम मानव विकास पर बाकू पहल की बात करें तो ये पहल शिक्षा, स्वास्थ्य
और वेलफेयर में निवेश को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करती है, खासतौर से बच्चों और युवाओं के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण वेल बीइंग से संबंधित, कल्याण से संबंधित पहल आप देख सकते हैं। और यहां देखेंगे कि किस प्रकार से भविष्य में एक ऐसी पीढ़ी के निर्माण का प्रयास इस पहल के माध्यम से किया गया है जो एक जिम्मेदार पीढ़ी, एक अपनी जिम्मेदारी समझे पूरे समाज के प्रति। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के अलावा एक अन्य पहल जो मानव विकास से जुड़ी हुई है, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देती है, उससे संबंधित भी पहल की गई। अगली हमारी जो खबर है वो मोरमुगांव पत्तन यानी पोर्ट को पर्यावरण जहाज सूचकांक में सूचीबद्ध करने से संबंधित है। तो गोवा को मोरमुगांव पत्तन प्राधिकरण, गोवा का जो मोरमुगांव पत्तन प्राधिकरण है, जो मोरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी है, वो हरित श्रेय कार्यक्रम के तहत पर्यावरण जहाज सूचकांक में सूचीबद्ध भारत का पहला भारतीय पोर्ट बन गया है। तो पहला भारतीय पोर्ट बना है कौन सा? गोवा का मोरमुगांव पत्तन प्राधिकरण, जिसको कि पर्यावरण जहाज सूचकांक में सूचीबद्ध किया गया है। तो इसको किसके द्वारा स्वीकार किया गया है? इसे स्वीकार किया गया है अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट्स एवं हार्बर्स संघ के द्वारा इसे स्वीकार किया गया है। अगर हम पर्यावरण जहाज सूचकांक की बात करें तो उसके बारे में कुछ बेसिक तथ्य जान लेते हैं। ये एक प्रणाली है, एक मेथड है जिसे जहाजों के पर्यावरणीय प्रदर्शन का मूल्यांकन, उनका इवैल्यूएशन करने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी जो भी जहाज इस प्रकार से ऊर्जा के स्रोतों का इस्तेमाल करता है जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उसको पुरस्कृत करने की भी व्यवस्था है और ये एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन करता है जहाजों का पर्यावरण प्रदर्शन किस प्रकार का है इसका। तो जो पर्यावरण जहाज सूचकांक है, ये पहल 1 जनवरी 2011 को शुरू की गई थी। इसका जो डेटाबेस है वो अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट्स एवं हार्बर संघ के प्रशासन के अधीन है। इसमें जहाजों द्वारा जो उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, उनके उत्सर्जन का मुख्यतः आकलन किया जाता है। एक रिपोर्ट उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट भी है जो वर्ष 2024 में आई, इस पर भी बात कर लेते हैं। ये प्रकाशक संस्था कौन सी है? इसकी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी की गई। COP29 की जो बैठक बाकू में हुई थी उससे जस्ट पहले इस रिपोर्ट को जारी किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि ये बताना कि देश जलवायु लक्ष्यों की प्रगति में अभी कितनी दूर खड़े हैं, यानी जो जलवायु लक्ष्य उन्हें प्राप्त करने हैं उससे कितनी दूरी अभी देशों की बनी हुई है। रिपोर्ट के निष्कर्षों की अगर बात करें तो अगर वर्तमान नीतियों की स्थिति पर चर्चा करें तो इसमें सीधे तौर पर बताया गया है कि यदि देश अपनी मौजूदा पर्यावरण नीतियों को ही लागू रखते हैं तो जो वैश्विक औसत तापमान है उसमें 3.1 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में। इसी प्रकार से अगर हम नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन की बात करें जो कि अलग अलग देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए घोषित किए गए हैं, तो सभी देशों द्वारा जो प्रस्तुत एनडीसीज हैं उनके पूर्ण कार्यान्वयन, अगर उनका पूर्ण कार्यान्वयन हो जाता है, इंप्लीमेंट अगर वो हो जाते हैं, तब भी तापमान में 2.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि संभव है। और ये स्थिति जो है ये पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के लक्ष्यों के खिलाफ है, क्योंकि पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के अंतर्गत हमने निर्धारित किया है कि वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे हमें रखना है और कोशिश करनी है कि वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर न जाए वैश्विक औसत तापमान। तो उस लक्ष्यों को आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम उन लक्ष्यों से चूक ही रहे हैं और इसलिए इस रिपोर्ट का नाम है उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, जो कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी की जाती है। यहाँ वैश्विक उत्सर्जन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देख लेते हैं। अगर हम वर्ष 2023 की बात करें तो कुल उत्सर्जन कितना रहा है? 57.1 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य गैस। यहाँ समतुल्य यानी इक्विवेलेंट शब्द क्यों आया है? क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है बल्कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, इसके अलावा मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड के ही भार के अनुरूप माप करके कि उनका कितना भार हो सकता है, तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड के ही एक समक्ष माप करके इसलिए यहां पर समतुल्य शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। तो उनका इंपैक्ट कितना हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले, और उसका एक मूल्यांकन कार्बन डाइऑक्साइड के परिप्रेक्ष्य में कर दिया गया है ताकि हम एक मानक हासिल कर सकें।
और इस मानक को हासिल किया गया है कि उत्सर्जन का एक मानक हासिल हो जाए तभी तो हम उस पर सही निर्णय ले सकते हैं। तो कोई अन्य ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ समकक्ष कितना एक प्रकार से इंपैक्ट डालती है, उसका हमने एक आकलन किया और इसलिए यहां पर समतुल्य शब्द का प्रयोग कर दिया। वर्ष 2022 की तुलना में 1.3% की वृद्धि ये उत्सर्जन प्रदर्शित करता है। अगर हम भारत के प्रदर्शन की बात करें, उत्सर्जन की बात करें, तो वर्ष 2023 में भारत के उत्सर्जन में 6.1% की वृद्धि देखने को मिली है। अगर हम वर्ष 2022 के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की बात करें तो भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कितना है ग्रीन हाउस गैसेस का, वो वैश्विक उत्सर्जन कितना है, ये उत्सर्जन भारत का है 2.9 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट है। चीन की अगर हम बात करें तो 11 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट है। अमेरिका का 18 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट और वैश्विक औसत है 6.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारत हो चाहे अफ्रीकी संघ हो चाहे सबसे कम विकसित देश हो, वे वैश्विक औसत से नीचे हैं, जबकि चीन और अमेरिका वैश्विक औसत से कहीं अधिक है और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में भारत बहुत कम है। जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम किस प्रकार से होने चाहिए, जैसे अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उत्सर्जन कटौती कितनी होनी चाहिए, 2035 तक हर वर्ष 7.5% की उत्सर्जन कटौती अनिवार्य है अगर ये लक्ष्य प्राप्त करना है। अगर नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करना है, नेट जीरो लक्ष्य का मतलब है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रहा है उतना ही अवशोषित हो रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है, चाहे वो ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण के माध्यम से, जंगलों की वृद्धि के माध्यम से हो रहा है। तो जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वायुमंडल में नहीं बढ़ता है, ये एक ऐसी स्थिति को प्रकट करता है। तो अगर हमें इस लक्ष्य को वर्ष 2050 तक हासिल करना है तो इसके लिए सालाना 900 बिलियन से 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता है, जो कि वैश्विक जीडीपी का लगभग 1% होने वाला है। अगली जो हमारी खबर है ये एक महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व से जुड़ी हुई है कि नवंबर 2024 में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को, जो ये एक नया टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था जिसका नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, और ये भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व था, 56वां। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, वर्तमान में भारत में 58 टाइगर रिजर्व है, क्योंकि इस 56वें के बाद 57वें के रूप में किसे घोषित किया गया था, 57 में रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और 58 के रूप में किसे घोषित किया गया था, माधव टाइगर रिजर्व जो वो भी मध्य प्रदेश में स्थित है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है, और ये छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र यहां पर पड़ता है, और आंशिक रूप से बघेलखंड पठार पर भी ये फैला हुआ है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। अगर हम इसके कोर क्षेत्र की बात करें, जो भी टाइगर रिजर्व होता है उसका सबसे अंदरूनी क्षेत्र जहां पर वन्य जीव पौध प्रजातियों की सबसे ज्यादा गहनता आपको देखने को मिलेगी, उसको हम कोर एरिया के रूप में डेवलप कहते हैं, और जो उसके आसपास का चारों तरफ का क्षेत्र है वो बफर जोन होता है। तो यहां पर गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का जो कोर क्षेत्र है वो है 2049.2 वर्ग किलोमीटर। इसमें गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल है। अगर हम बफर जोन की बात करें तो बफर जोन कितना पड़ता है, 780.15 वर्ग किलोमीटर पड़ता है। इस प्रकार से कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो कुल क्षेत्रफल पड़ जाएगा लगभग 2829.35 वर्ग किलोमीटर। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा, क्योंकि पहला क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है भारत का वो कौन सा है, नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व है, और दूसरा है मानस टाइगर रिजर्व जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल के हिसाब से, और तीसरा हो गया गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। इसके सामान्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये प्रमुख टाइगर रिजर्व को पारिस्थितिकी संपर्क बनाए रखता है। कुछ अन्य प्रमुख टाइगर रिजर्व से इसका पारिस्थितिकी संपर्क आप देख सकते हैं कौन कौन से टाइगर रिजर्व से, जैसे संजय धुबरी टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व वो भी मध्य प्रदेश में स्थित है, पलामू टाइगर रिजर्व जो कि झारखंड में स्थित है, इनसे एक पारिस्थितिकी संपर्क है। और ये पारिस्थितिकी संपर्क इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे वन्य जीवों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन सुनिश्चित होता है, जिससे उनकी संख्या को, उनके आवास को बनाए रखने में निश्चित रूप से मदद मिलती है। ये जो पूरा आप गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का जो दृष्टिकोण है, इसको घोषित करने का जो दृष्टिकोण है, ये राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना के रूप है, जिसका उद्देश्य है
आवासों का संरक्षण करना, स्थायी संरक्षण सस्टेनेबल कंजर्वेशन करना, अलग अलग प्रजातियों का और प्रजातियों के बीच जैविक आवागमन को बनाए रखना, ताकि जो अलग अलग टाइगर रिजर्व हैं, जो अलग अलग क्षेत्र हैं, उसमें वन्य जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ सके और यहाँ पर अलग अलग तरह के मानवीय हस्तक्षेप को रोका जा सके। आगे बढ़ते हैं और अब हम एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पर चर्चा करते हैं। वो व्यक्तित्व कौन सा है? रेचल गुप्ता। रेचल गुप्ता चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 की विजेता रही है। पंजाब के जालंधर की ये रहने वाली है, उम्र केवल 20 वर्ष है और इन्होंने थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित होने वाली जो 12वीं मिस ग्रैंड इंटरनेशनल प्रतियोगिता है उसमें खिताब जीता है। वर्ष 2024 की प्रतियोगिता है। ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि रही है इनकी और इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता को जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है जिनका नाम है रेचल गुप्ता। अगर हम अन्य प्रतियोगियों की बात करें तो इस प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप कौन रही है, यानी आप कह सकते हैं कि दूसरे स्थान पर कौन रही है? क्रिस्टीन जूलियन ओपियाजा रही है जो कि फिलीपींस की है। रेचल ने इससे पहले वर्ष 2022 में पेरिस फ्रांस में आयोजित मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड प्रतियोगिता में भी खिताब जीता था। आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पर चर्चा करते हैं, के संजय मूर्ति। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये भारत के नए नियंत्रक के महालेखा परीक्षक नियुक्त हुए थे। किसके स्थान पर? सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई है। आंध्र प्रदेश कैडर के वर्ष 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और जो कैग का पद है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्मित हुआ है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों और उनके अधीनस्थ संस्थानों के आय और व्यय का, यानी उनकी इनकम का, उनके एक्सपेंडिचर का ऑडिट करने का अधिकार कैग के पास है, आप ये जानते हैं। एक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन से हैं? आशीष खन्ना है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये आशीष खन्ना को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक चुना गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना वर्ष 2015 में की हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? इंडिया और फ्रांस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान, आप कह सकते हैं 2015 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है और ये मुख्य रूप से अलग अलग सदस्य देशों के बीच सौर ऊर्जा के उत्पादन और उसके उत्पादन के अंतर्गत सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का इसके अंतर्गत प्रयास किया जाता है। अब हम कुछ योजना और परियोजनाओं पर बात कर लेते हैं। पीएम यशस्वी यानी प्रधानमंत्री यशस्वी योजना, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? इस योजना की शुरुआत को तभी जब हम जिस महीने की बात कर रहे हैं यानी वर्ष 2024 में ही इसको मान्यता प्रदान की गई है। एक प्रकार से इस योजना मान्यता क्या प्रदान की गई है? इसको शुरू किया गया है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। योजना सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर आधारित है। क्यों आधारित है? क्योंकि वाइब्रेंट इंडिया यानी एक जीवंत भारत के निर्माण के लिए ये योजना समाज के कमजोर तबकों के छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराने पर मुख्य रूप से केंद्रित है। विशेष रूप से जो सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान को सुनिश्चित करने का काम करती है। छात्रों के सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत जो लाभार्थी वर्ग होगा वो कौन से होंगे? कौन से छात्र होंगे? अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी से जुड़े हुए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए और विमुक्त जनजातियों से जुड़े हुए लोग। आप जानते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ आदिवासियों को आपराधिक जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। जब भारत आजाद हुआ तो उन जनजातियों से अपराध का या अपराधी जनजातियों का जो दर्जा है वो हमने समाप्त किया, इसलिए उनको विमुक्त जनजातियां कहते हैं। तो उनके छात्रों को भी इसके माध्यम से लाभ प्रदान किया जाएगा। इसमें किस प्रकार के शैक्षणिक स्तर को कवरेज प्रदान किया गया है? जैसे कक्षा 9 और 10 के छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। कक्षा 11 से लेकर उच्च शिक्षा स्तर पोस्ट सेकेंडरी तक के लिए क्या होगा? उच्च शिक्षा स्तर तक के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान कर दी जाएगी। इसमें आप देखेंगे कि पुरानी योजनाओं का समेकन भी देखने को मिलेगा, मर्जर देखने को आपको मिलेगा। जैसे डॉक्टर अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के साथ साथ डीएनटी छात्रों के लिए यानी डी नोटिफाइड जो ट्राइब्स हैं, विमुक्त जो जनजातियां हैं, उनके लिए जो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, इनका एक मर्जर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। शैक्षणिक रूप से इन समुदायों के छात्रों को सशक्त करने का प्रयास किया गया है ताकि योजना छात्रों को वित्तीय बाधाओं से मुक्त कर उन्हें शिक्षा
पूरी करने में सहायता प्रदान कर सके, और यही इसका उद्देश्य है, शैक्षणिक समानता और अवसरों की न्याय संगत पहुंच को बढ़ावा देना। अगली हमारी जो महत्वपूर्ण योजना है वो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है। इस योजना ने हाल ही में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और देश भर के पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2023 में हुई थी, और उद्देश्य यही था कि जो पारंपरिक कारीगरों हैं, जो पारंपरिक शिल्पकार हैं, उनको सशक्त बनाया जा सके। इसमें मुख्य रूप से लोहार, सुनार, बढ़ई, कुम्हार, मूर्तिकार आदि जैसे जो पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सशक्त बनाने का प्रयास इस योजना के माध्यम से किया गया है। मुख्य उद्देश्य यही है कि पारंपरिक शिल्प को संरक्षण प्रदान किया जा सके, इन कारीगरों को औपचारिक अर्थव्यवस्था और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में इंटीग्रेट किया जा सके, एकीकृत किया जा सके, और इनके व्यवसाय को आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित किया जा सके। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करके इनके व्यवसाय को और ज्यादा से ज्यादा बेहतर और आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा सके। लागू करने वाली एजेंसी कौन सी है? केंद्र क्षेत्र की योजना है, और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इस योजना का नोडल मंत्रालय है। एक और महत्वपूर्ण योजना है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी वर्ष 2024 में, और ये योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन के लिए संपार्श्विक मुक्त और गारंटर मुक्त, यानी किसी तरह की जमानत के बिना, किसी तरह की गारंटी के बिना शिक्षा के लिए ऋण प्रदान करना। उनको किसी तरह की जमानत रखने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह के गारंटर की आवश्यकता नहीं है, उसके बिना ही उन्हें मुफ्त शिक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा। शिक्षा को अधिक सुलभ और समावेशी इस योजना के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता और रैंकिंग के आधार पर ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें कई तरह के उच्च शिक्षा संस्थानों को शामिल किया गया है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के जो टॉप 100 रैंक वाले उच्च शिक्षा संस्थान है, चाहे वो सरकारी संस्थान हो, निजी हो, उन दोनों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। NIRF रैंकिंग 101 से 200 में आने वाले जो राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान हैं, वो भी इस योजना का हिस्सा होंगे। सरकार द्वारा प्रशासित अन्य उच्च शिक्षा संस्थान भी इस योजना में शामिल किए गए हैं, और कुल 22 लाख से अधिक छात्र इस योजना से लाभान्वित होंगे, इस प्रकार का अनुमान लगाया गया है। अब कुछ सम्मेलनों पर बात कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण सम्मेलन जो लगातार चर्चा में रहा है वर्ष 2024 में, वो G20 शिखर सम्मेलन 2024 था। ये कौन से नंबर का सम्मेलन था? 19वां G20 शिखर सम्मेलन था। कहां पर हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व इस सम्मेलन में किसके द्वारा किया गया? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। यहां पर आपको एक टर्म जाननी है, ट्रोइका। ट्रोइका प्रणाली क्या है? ट्रोइका प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है कि मान लिया G20 की बैठक होनी है। G20 की ये जो बैठक है, ये कहां पर हुई? ये हुई ब्राजील में। तो ब्राजील इसका क्या हुआ? अध्यक्ष हुआ। तो इससे पहले जहां पर हुई, यानी वर्ष 2020 में, कहा वर्ष 2024 में हुई G20 की बैठक ब्राजील में, तो वो हुआ इसका अध्यक्ष। इससे पहले जहां हुई, यानी इसके पहले का अध्यक्ष कौन सा था? जो वर्ष 2023 में जहां बैठक हुई, तो वर्ष 2023 में भारत में बैठक हुई थी, और वर्ष 2025 में जहां बैठक होगी, वो बैठक कहां होगी? साउथ अफ्रीका में होगी। तो अब आप देखिए कि भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ये तीनों मिलकर के ट्रोइका कहलाएंगे, यानी वर्तमान अध्यक्ष, पिछला अध्यक्ष और आने वाला अध्यक्ष ट्रोइका होगा। इस प्रकार से ये व्यवस्था बदलती रहती है। जैसे वर्ष 2026 में इसकी बैठक कहां होगी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होगी, यूएसए में। तो अब जब ये बैठक साउथ अफ्रीका में होगी, तो उस ट्रोइका का हिस्सा कौन होगा? ब्राजील, साउथ अफ्रीका और यूएसए ट्रोइका का हिस्सा हो जाएगा। तो यही है ट्रोइका प्रणाली। तो वर्ष 2025 में G20 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका करेगा, 2023 में भारत ने की थी और 2024 में ब्राजील ने की। ये ट्रोइका प्रणाली का हिस्सा थे इस सम्मेलन के दौरान। सम्मेलन का मुख्य विषय क्या रहा? एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। महत्वपूर्ण निष्कर्ष के रूप में देखें तो वैश्विक चुनौतियों के समाधान और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए G20 रियो घोषणा पत्र यहां पर जारी किया गया। एक और सम्मेलन लगातार चर्चा में था, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। तो ये कहां पर किया गया? आयोजित कहां पर हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा यह आयोजित हुआ। सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? एशिया भर में बौद्ध समुदाय के समक्ष
मौजूद समकालीन चुनौतियों का समाधान करना और संवाद और आपसी समझ को बढ़ावा देने का प्रयास करना। इस सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु क्या रही? एशिया को मजबूत करने में जो बुद्ध धर्म है उसकी भूमिका को मुख्य विषय यहां पर बनाया गया। अब कुछ रिपोर्ट और सूचकांकों पर बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम एक महत्वपूर्ण सूचकांक की बात करें तो वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 की बात करते हैं। सूचकांक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? बेन गुरियन यूनिवर्सिटी के गोल्डमैन सोनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर के biodb.com के द्वारा biodb.com के द्वारा संयुक्त रूप से इस सूचकांक को एक तरह से प्रकाशित किया गया है, लाया गया है। भारत की स्थिति इसमें क्या है? 180 देशों के मूल्यांकन में भारत का स्थान 176वां है, बहुत निचला स्थान है और भारत का कुल स्कोर 100 में से 45.5 है। करता क्या है ये खराब प्रदर्शन करने वाले? ये कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर वैश्विक प्रकृति संरक्षण का एक प्रकार से कहां किस तरह की स्थिति है उसका मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। तो भारत को किरिबाती, जो कि एक पैसिफिक ओशन का एक द्वीप है, द्वीपीय देश है, तुर्की, इराक और माइक्रोनेशिया जैसे देशों के साथ 5 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में चुना गया है। ये सूचकांक संरक्षण प्रयासों को, जो संरक्षण प्रयास कंजर्वेशन जो एफर्ट्स हैं उनको 4 प्रमुख मानदंडों के आधार पर आंकने का प्रयास करता है। वे मानदंड कौन से हैं? लैंड मैनेजमेंट, भूमि प्रबंधन, जैव विविधता के लिए खतरे, क्षमता और शासन, कैपेसिटी एंड गवर्नेंस, और भविष्य के रुझान यानी फ्यूचर ट्रेंड्स। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 अगला सूचकांक है और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्ट जारी करने वाली या आप कह सकते हैं इंडेक्स जारी करने वाली संस्था है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें भारत की स्थिति है 142 देशों में 79वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। इसके अंतर्गत रैंकिंग भारत के शासन यानी गवर्नेंस, मौलिक अधिकारों और व्यापारिक वातावरण की स्थिति को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती है। अगर शीर्ष और अंतिम देश की बात करें तो डेनमार्क ने 0.90 के समग्र स्कोर के साथ पहला स्थान प्राप्त किया और अंतिम स्थान 142वें नंबर पर वेनेजुएला है 0.26 स्कोर के साथ। वैश्विक गिरावट के संकेत कई स्तरों पर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे लगातार 7वें वर्ष दुनिया के 57% देशों में कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ का स्कोर गिरा है। मुख्य कारण क्या है? सत्तावादी प्रवृत्तियों में वृद्धि, मौलिक अधिकारों का ह्रास, इसका मुख्य कारण है। रिपोर्ट और सूचकांक की बात करें, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पर ही हम बात कर रहे हैं फिलहाल, उसी पर हमारी चर्चा अभी केंद्रित रहेगी। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट उससे संबंधित देख लेते हैं। जैसे मौलिक अधिकारों में गिरावट की अगर हम बात करें तो वर्ष 2023-24 के बीच 63% देशों में लोगों के मौलिक अधिकारों में गिरावट दर्ज की गई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता और निजता का अधिकार कम हुआ। भेदभाव की घटनाओं में भी वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा मूल्यांकन के 8 प्रमुख कारक देखें तो वो कारक कौन से हैं? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में जिनको कारकों को शामिल किया जाता है मूल्यांकन के लिए: सरकारी शक्तियों पर प्रतिबंध, भ्रष्टाचार का अभाव, खुली सरकार, मौलिक अधिकार, व्यवस्था और सुरक्षा, विनियामक प्रवर्तन, नागरिक न्याय और आपराधिक न्याय। ये 8 प्रमुख मानक हैं जिसके आधार पर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स का एक पूरा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। यहां पर शीर्ष 5 देश दिए गए हैं और जो बॉटम 3 देश हैं वो है, आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पर डेनमार्क है, दूसरे पर नॉर्वे है, तीसरे पर फिनलैंड है, चौथे पर स्वीडन है, 5वें पर जर्मनी है और भारत 79वें स्थान पर है। 140वें स्थान पर अफगानिस्तान है, 141वें पर कंबोडिया है और 142वें पर वेनेजुएला है। अब हम कुछ ऑपरेशन अभ्यास या सैन्य अभ्यास के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक महत्वपूर्ण अभ्यास है ऑस्ट्रा हिंद 2024 अभ्यास। किन देशों के बीच ये अभ्यास होता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया इसके प्रमुख साझेदार हैं। ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास का ये तीसरा संस्करण था जो वर्ष 2024 में हुआ, नवंबर 2024 में आयोजित हुआ। कहां पर आयोजित हुआ? विदेशी प्रशिक्षण नोड पुणे, महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ। उद्देश्य क्या है? संयुक्त अभियानों में सैन्य सहयोग और अंतर संचालन क्षमता यानी इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना। संयुक्त राष्ट्र जो मैंडेट है और मैंडेट का जो अध्याय 7 है उसके तहत अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र यानी रेगिस्तान के किनारे वाले क्षेत्र के रूप में आप इसको परिभाषित करते हैं। अर्ध शहरी वातावरण यानी आप कह सकते हैं जो कस्बाई क्षेत्र होता है उसमें उप पारंपरिक
सैन्य संचालन को अंजाम देना, यानी नॉन कन्वेंशनल, आप इसको उप पारंपरिक के रूप में जो नॉन कन्वेंशनल सैन्य संचालन है उसको किस प्रकार से अंजाम दिया जा सकता है, उसकी तैयारी का ये एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। अगर इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करें तो संयुक्त योजना और संयुक्त सामरिक अभ्यास पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। ऑस्ट्रा हिंद के रणनीतिक महत्व की बात करें तो अभ्यास भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी 2020 के अंतर्गत बढ़ते रक्षा सहयोग का परिचायक है। इसी प्रकार से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओस इंडेक्स नौसेना अभ्यास भी होता है। वायुसेना अभ्यास जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है वो पिच ब्लैक है। इसके अलावा दोनों देश कई बहुपक्षीय मल्टीलैटरल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका हिस्सा भी है, जैसे क्वाड का हिस्सा है, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के साथ साथ आसियान क्षेत्रीय मंच, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, एशिया प्रशांत साझेदारी, जलवायु और स्वच्छ विकास पर जो है उन सभी के दोनों देश हिस्सेदार हैं। एक और महत्वपूर्ण अभ्यास विनबैक्स 2024 है, जो कि भारत और वियतनाम के बीच होने वाला प्रमुख सैन्य अभ्यास है। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के रूप में आप इसको व्याख्यायित कर सकते हैं, और ये 5वां संस्करण था जो कि वर्ष 2024 में हुआ विनबैक्स अभ्यास। कहां पर हुआ? अंबाला हरियाणा में हुआ, और पहली बार वायुसेना के कर्मियों ने भी इसमें भाग लिया, और सेवाओं की बहुआयामी भागीदारी को यह प्रदर्शित करता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत शांति स्थापना अभियानों में सहयोग को बढ़ावा देने और इसके अलावा इंजीनियरिंग कार्यों और मेडिकल टीमों की तैनाती के लिए दोनों देशों की सेनाओं की संयुक्त क्षमता को मजबूत करने के अंतर्गत आप इस अभ्यास को देख सकते हैं। रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग की गहराई और व्यापकता को यह मुख्य रूप से प्रदर्शित करता है। दोनों देशों में एक समन्वित एक कोऑर्डिनेशन बढ़ सके उसको भी बेहतर बनाने पर यह केंद्रित है। एक और संयुक्त अभ्यास है जिसको हम गरुड़ शक्ति के नाम से जानते हैं। तो गरुड़ शक्ति 2024 सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया का संयुक्त विशेष बल अभ्यास है, यानी इसमें स्पेशल फोर्सेस हिस्सेदारी करती हैं। ये वर्ष 2024 में जो अभ्यास हुआ ये 9वां संस्करण था इस अभ्यास का। कहां पर ये आयोजित हुआ? ये आयोजित कहां पर हुआ? सिजंतुंग, जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहां पर पड़ता है? सिजंतुंग, जकार्ता में पड़ता है। उद्देश्य क्या है? दोनों देशों की जो विशेष बल है, जो स्पेशल फोर्सेस हैं, उनके बीच सहयोग, आपसी समझ और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना, आतंकवाद विरोधी कार्यों के लिए योजना और क्रियान्वयन पर विशेष बल देना। प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया, अगर हम इसमें तो भारत की ओर से प्रतिनिधित्व की बात करें तो भारत की ओर से 25 सदस्यीय पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल के सैनिकों की हिस्सेदारी रही, और इंडोनेशिया की ओर से 80 सदस्यीय जो कोपासस है स्पेशल फोर्सेस है उसके दल ने भाग लिया। अगर हम शहरी और ग्रामीण प्रशिक्षण और रणनीति की बात करें तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त उग्रवाद विरोधी अभियानों का संचालन करने का एक कहीं ना कहीं अभ्यास इसके अंतर्गत किया गया, और आतंकवादी ठिकानों पर हमले की रणनीतियां और संयुक्त अभियानों की योजना का अभ्यास भी इसके अंतर्गत किया गया। अब हम कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की बात करते हैं जो लगातार चर्चा में रहे। तो एक स्थल है गैलेथिया खाड़ी। कौन सी? गैलेथिया खाड़ी। ये कहां पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप के पास स्थित है। इसकी अवस्थिति आप यहां पर देख सकते हैं। कहां पर है ये गैलेथिया? ये यहां आप देखेंगे ये गैलेथिया खाड़ी की अवस्थिति है। अंडमान जो ग्रेट निकोबार द्वीप है, ग्रेट निकोबार द्वीप के आसपास इसकी स्थिति है, और ये अंतरराष्ट्रीय जो परिवहन मार्ग है, जल परिवहन मार्ग है, उसके कहीं ना कहीं उसके नजदीक स्थित होने के कारण इसका एक खास रणनीतिक महत्व एस्टैब्लिश हो गया है। यहां पर मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट स्थापित किया है भारत ने, और भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में इसे आधिकारिक तौर पर नामित कर दिया गया है। इसका रणनीतिक महत्व है क्योंकि ये बंदरगाह पूर्व से पश्चिम अंतरराष्ट्रीय व्यापार और शिपिंग मार्गों के बेहद नजदीक स्थित है। किस शिपिंग मार्गों के नजदीक है? जैसे सिंगापुर, मलेशिया में पड़ने वाले क्लैंग और श्रीलंका के कोलंबो जैसे प्रमुख जो ट्रांसशिपमेंट केंद्र हैं उनके समीप होने से ये वैश्विक व्यापार नेटवर्क में महत्व रखता है। और इसने अगर हमने यहाँ पर एक प्रमुख बंदरगाह एस्टेब्लिश कर दिया है तो ये एक तरह से जो वैश्विक व्यापार नेटवर्क है उसके अंतर्गत इसका महत्व बढ़ जाता है। साथ ही मलक्का जो जल डमरू मध्य है, जहां से जो वैश्विक जो व्यापार होता है, समुद्री व्यापार होता है, वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है। जैसे
मलक्का जलडमरू मध्य दुनिया के 35%, लगभग 35%, एक अध्ययन के मुताबिक वैश्विक समुद्री व्यापार का मार्ग है। वहां से इसके जो हिस्से गैलेथिया खाड़ी की जो मलक्का जलडमरू मध्य से केवल 40 समुद्री मील की दूरी है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो रणनीतिक महत्व है वो बेहद ज्यादा एस्टेब्लिश हो चुका है। बंदरगाह को भारत के पूर्वी तट, बांग्लादेश और म्यांमार के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रांसशिपमेंट केंद्र के रूप में विकसित लगातार किया जा रहा है, ताकि इसके रणनीतिक महत्व को एक प्रकार से एस्टेब्लिश ही ना किया जाए, बल्कि इसका एक भारत दोहन भी कर सके, ठीक प्रकार से अपनी स्थिति का लाभ भी उठा सके इसके अंतर्गत। अब हम बात करते हैं माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी के बारे में। तो माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? ये इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर स्थित है। माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी इसका नाम है। क्या नाम है? माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी। ये एक ज्वालामुखी विस्फोट की घटना यहां पर देखने को मिली है, इरप्शन देखने को मिला है। और ये ज्वालामुखी कहां है? इंडोनेशिया में स्थित है, जो दुनिया के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में से एक है। इंडोनेशिया में लगभग 120 सक्रिय ज्वालामुखी हैं और माउंट लेवोटोबी जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। ये जो आप लाल वाला क्षेत्र देख रहे हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जो कि भूकंपीय इस प्रकार का एक भूगर्भीय क्षेत्र को प्रकट करता है, जहां पर कई प्लेट स्थित हैं, जैसे नाज़का प्लेट, प्रशांत प्लेट, और जो कि आप जानते हैं कि जो पृथ्वी की भूगर्भीय प्लेट हैं ये गतिशील होती हैं और काफी सक्रिय क्षेत्र है भूकंपीय गतिविधियों के दृष्टिकोण से, ज्वालामुखी गतिविधियों के दृष्टिकोण से, और इसलिए इसको घोड़े की नाल के आकार का है और ज्यादा भूकंपीय दृष्टिकोण से और ज्वालामुखी गतिविधियों के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा सक्रिय होने के कारण ही इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इस ज्वालामुखी विस्फोट से पहले पश्चिमी सुमात्रा में, यानी ये जो लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है इंडोनेशिया में, इससे पहले पश्चिमी सुमात्रा में माउंट मेरापी में भी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। अब हम कुछ पुरस्कारों की बात करते हैं। एक पुरस्कार है हैरी मेसेल पुरस्कार। इसके प्राप्तकर्ता कौन है? विभव कुमार तालुकदार, जो कि असम के प्रसिद्ध संरक्षण वैज्ञानिक हैं, उनको यह पुरस्कार मिला है। प्रदानकर्ता संस्था कौन सी है? IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर का जो स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन है, इसके द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने प्रजातियों के संरक्षण यानी स्पीसीज कंजर्वेशन में अद्वितीय यानी यूनिक लीडरशिप और प्रभावशाली योगदान दिया हो। अगर हम तालुकदार के योगदान की बात करें तो इन्होंने संरक्षण क्षेत्र में प्रभावी रणनीतियों को बढ़ावा दिया है और इनके कार्यों ने प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। अगर हम IUCN के स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन की बात करें तो ये IUCN की एक विशेष शाखा है जो प्रजातियों के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए कार्य करती है और दुनिया भर के वैज्ञानिकों, संरक्षणवादियों और विशेषज्ञों का एक वैश्विक नेटवर्क तैयार करती है। बुकर पुरस्कार 2024 अगला पुरस्कार है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? सामंथा हार्वे को मिला है, जो कि एक ब्रिटिश लेखिका है। उपन्यास है ऑर्बिटल और 2019 में मार्गरेट एटवुड के बाद बुकर पुरस्कार जीतने वाली ये पहली महिला लेखिका है। इनके उपन्यास की अगर हम थीम की बात करें तो अंतरिक्ष में, उपन्यास का नाम क्या है? ऑर्बिटल। उपन्यास की थीम क्या है? अंतरिक्ष में स्थित जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उस पर सवार 6 अंतरिक्ष यात्रियों की ये कहानी है। ये यात्री प्रतिदिन 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त देखते हैं। उपन्यास एक अंतरिक्षीय लेंस के माध्यम से पृथ्वी के अनुभव को दर्शाने का प्रयास करता है और विशेष तथ्य की बात करें तो बुकर पुरस्कार के इतिहास का ये दूसरा सबसे छोटा उपन्यास है। इससे छोटा उपन्यास कौन सा था? पेनेलोप फिट्जगेराल्ड का ऑफशोर, जो कि 132 पृष्ठ का था केवल। तो और बुकर पुरस्कार की बात करें तो ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1969 में एस्टैब्लिश हुआ था। कब, किसके द्वारा इसको प्रदान किया जाता है? द बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। पुरस्कार राशि इसमें कितनी है? 50,000 स्टर्लिंग पाउंड है। कौन इसको जीत सकता है? अंग्रेजी में लिखे गए और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित उपन्यास के लेखक ही इसको प्राप्त कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर अवार्ड। ये किसे प्रदान किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री को नाइजीरिया ने यह प्रदान किया है और ये नाइजीरिया का क्या है? दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर पुरस्कार है।
तो एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है, आप देख सकते हैं, और भारत के प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया है। और भारत के प्रधानमंत्री इस प्रकार का सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी गणमान्य व्यक्ति हैं। इससे पहले महारानी एलिजाबेथ को वर्ष 1969 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया गया था और नाइजीरिया ने ये प्रदान किया है। आगे बढ़ते हैं और अगले पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। और क्योंकि ये भारत ने महिला एशियन चैंपियंस जो ट्रॉफी है, महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024, उसका खिताब जीता है, तो इसको आप खिताब के रूप में परिभाषित करिएगा। बिहार के राजगीर में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने चीन को 1-0 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है और यह भारत का तीसरा एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब है। इससे पहले भारत ने 2016 और 2023 में भी यह खिताब जीता है। भारत अब दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम बन गई है। फाइनल मैच में एकमात्र और निर्णायक गोल किसके द्वारा किया गया? दीपिका के द्वारा किया गया 31वें मिनट में। इस चैंपियंस ट्रॉफी में एशिया की शीर्ष 6 हॉकी टीमें शामिल रही थी। तो आप ये भी इस बात को विशेष रूप से याद रखिएगा कि ये किस खेल से संबंधित है। ये जो महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 भारत ने जीती है, ये हॉकी से संबंधित है। और इसमें शीर्ष 6 हॉकी टीमें कौन कौन सी शामिल थी? भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड इसमें शामिल थे। चैंपियंस ट्रॉफी का शुभंकर क्या था? शुभंकर था गुड़िया, जो बिहार में युवा लड़कियों के लिए एक स्नेहपूर्ण शब्द है, स्नेहपूर्ण शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो खिताब था, आप उसको पुरस्कार भी कह सकते हैं, सम्मान भी कह सकते हैं, क्योंकि अपने आप में वो खिताब, पुरस्कार और सम्मान भी है। एक और पुरस्कार आप देखिए, बैलोन डी और पुरस्कार 2024। तो स्पेन के जो फुटबॉलर हैं, जिनका नाम है रोड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंटे, और जो महिला फुटबॉलर है एटेना बोनमती, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल खिलाड़ी के लिए फुटबॉल का जो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, बैलोन डी और पुरस्कार 2024, वो जीता है। तो पुरुष वर्ग में किसने जीता है? रोड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंटे ने जीता है। और महिला फुटबॉलर कौन है जिन्होंने पुरस्कार जीता है वर्ष 2024 का? एटेना बोनमती ने जीता है। मैनचेस्टर सिटी के रोड्री ने अपना पहला बैलोन डी और जीता और वर्ष 1960 के बाद से पुरुषों का यह पुरस्कार जीतने वाले पहले स्पेनिश खिलाड़ी बने हैं। कहां के? स्पेन के पहले खिलाड़ी बने हैं 1960 के बाद। कौन? रोड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंटे, जिनको रोड्री के नाम से भी जाना जाता है। एफसी बार्सिलोना की एलेना बोनमाटी ने महिला फुटबॉल में अपना बैलोन डी और खिताब बनाए रखा है। यहां पर 2024 के जो पुरस्कार हैं, उनकी पूरी श्रेणी आप देख सकते हैं कि बैलोन डी और 2024 पुरस्कार किसे किसे प्रदान किए गए हैं। तो इस पर भी आप एक नजर डाल सकते हैं, इससे भी नोट्स बना सकते हैं। अगला जो पुरस्कार है वो है तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में जीता रजत पदक। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। किसने जीता है? तनुश्री पांडे ने जीता है। और किस खेल में? विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में जीता है। तो भारत की जो तनुश्री पांडे हैं, उन्होंने चीन के जिंगशान में आयोजित वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। सॉफ्ट टेनिस पारंपरिक टेनिस का एक संशोधित रूप है, जिसमें हल्के रैकेट का इस्तेमाल होता है, नरम गेंदों का इस्तेमाल होता है। ये छोटे कोर्ट पर खेले जाते हैं। सॉफ्ट टेनिस विशेष रूप से जापान, ताइवान और अन्य एशियाई देशों में काफी लोकप्रिय है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी जो कि नवंबर 2024 से जुड़ी हुई थी। हमने विस्तार से इन पर बात की है और निश्चित रूप से आपकी जो अलग अलग लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं, उसमें इनसे खासी मदद मिलेगी। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।